ठीक है, ऊपर वाला भी दिखना चाहिए ना। कौन जुड़ गया? हरिओम। सही है। क्लियर? ओके, गुड आफ्टरनून बेटा, बी रेडी। आइए देखा जाए। गुड आफ्टरनून ऑनलाइन स्टूडेंट्स। 4 students are now taking the class. Aman, Hariom. Okay, thank you beta. Now be ready. Yes. देख लीजिएगा, कोई छूटेगा तो बताइए। अगला जो चैप्टर है बेटा बायो में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि बॉटनी या बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में अगर वाइवा होता है तो वाइवा सबसे महत्वपूर्ण 3 पॉइंट्स पे होता है: टैक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी। तो अभी कल के लेक्चर में आपने टैक्सोनॉमी खत्म कर लिया। अब आज शुरू हो रहा है एनाटॉमी। और कल के क्लास का जो रिटन मटेरियल था वो आपको ग्रुप में भी सेंड किया गया है, तो बच्चों ने अपने नोट्स फॉर्म कर लिए होंगे। अब आज हम एनाटॉमी पे बात करेंगे, और एनाटॉमी एक सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं उसको आप इस तरह से समझें। जैसे आप प्लांट्स को लेते हैं तो आप सब बच्चे ये जानते हैं कि प्लांट जब सीड से जर्मिनेट होता है, ध्यान से देखिए, तो सीड से जर्मिनेट होने पर पहले वो वेजिटेटिव पार्ट बनाता है। और वो वेजिटेटिव पार्ट आपने अभी स्टडी में देखा कि वो रूट है, स्टेम है और लीफ है। और जब वो मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर हो जाने के बाद वो अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का निर्माण करता है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आप जानते हो, या तो बड है या फिर फ्लावर है। तो हम एनाटॉमी में क्या करते हैं कि एनाटॉमी में हम यही अध्ययन करते हैं कि भ्रूण बनने से पहले उसके बॉडी, यानी भ्रूण बनने से पहले जो सीड है उसमें कौन कौन से सेल्स हैं, और भ्रूण बनने के बाद जब पौधा अपने वेजिटेटिव जर्मिनेशन के बाद वेजिटेटिव पार्ट्स का निर्माण करता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का निर्माण करता है, तो उनके इन सब ऑर्गन में कौन कौन सेल्स होती हैं, और वो सेल्स मिल करके किस प्रकार के टिश्यू का निर्माण करते हैं, और फिर टिश्यू कैसे उस पौधे के आर्गन और आर्गन सिस्टम आदि का निर्माण करता है। तो इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे वो जीवित रहता है, कैसे उसके बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होती है, कैसे वाटर सप्लाई होती है, लीफ में फूड फॉर्म होता है तो फिर वो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, फिर कैसे नई नई सेल डिवाइड होती हैं, फिर सेल डिफरेंशिएट होती हैं,
और फिर इस प्रकार से डिवीजन ऑफ लेबर के जरिए यानी श्रम विभाजन के जरिए वह अपने पूरे शरीर की एक्टिविटी को मरते दम तक करता रहता है। तो ये सारा कुछ अध्ययन हम एनाटॉमी में करते हैं। अब आपको पता ही है कि किसी भी बॉडी का जो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, अर्थात जिससे वह मिलकर बना है, जिससे वह अपनी जैविक क्रियाएं करता है, उस सबसे छोटी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट को सेल कहते हैं। तो जब प्लांट यूनिसेलुलर रहता है ना, तब तक तो शरीर में केवल एक सेल ही उस काम को करती है और उसी सेल के द्वारा ही सारी जैविक क्रियाएं कंडक्ट हो जाती हैं। लेकिन जब वो डेवलप होता है और बड़े बड़े प्रकार के पौधों में कन्वर्ट होता है या बड़े पौधे बनाता है, तब उसके बॉडी का स्ट्रक्चर केवल यूनिसेलुलर नहीं रहता, तब मल्टी सेलुलर हो जाता है। और जब वो मल्टी सेलुलर होता है तब शरीर में एक कार्य को करने के लिए संरचना व कार्य में एक जैसी कोशिकाओं का पूरा समूह कार्य करता है और संरचना और कार्य में एक जैसी कोशिकाओं का जो समूह है उसी को हम टिश्यू कहते हैं। अब बात समझ में आ गई तो कमेंट कर दीजिए। पौधे के शरीर में संरचना व कार्य में एक जैसी संरचना व कार्य में एक जैसी कोशिकाओं का समूह एक जैसी कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, यानी टिश्यू कहलाता है। राइट बेटा। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम टिश्यू का अध्ययन करते हैं उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, यानी हिंदी में औतिकी विज्ञान कहते हैं। औतिकी विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी। तो the branch of science in which we study about the tissues, तो that is called the histology। तो बेटा उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ओके। अब अगर हमें ये देखना है कि पौधे के शरीर में चाहे उसका वेजिटेटिव का कोई पार्ट है या रिप्रोडक्टिव का कोई पार्ट है, तो उन सब का निर्माण करने के लिए कौन कौन सेल भाग ले रही हैं और कौन कौन टिश्यूज उनका निर्माण कर रहे हैं और डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पे कैसे कैसे उनका मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो ये जानने के लिए अब हमें टिश्यू को क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो हेडिंग दीजिए, ऊतकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज। ऊतकों का वर्गीकरण। ऊतकों का वर्गीकरण। ऑलराइट बेटा, लेट्स सी। अब आप यहाँ बोर्ड में देखिए, मैंने टिश्यूज को क्लासिफाई किया है। आपने पहली चीज सुनी कि किसी भी बॉडी का निर्माण जिस संरचनात्मक और क्रियात्मक सूक्ष्म इकाई से होता है उसे सेल कहते हैं। फिर हमने आपसे कहा कि जितने भी पौधे यूनिसेलुलर न हो के मल्टी सेलुलर हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर है तो उसका शरीर एक सेल से बना है, लेकिन अगर मल्टी सेलुलर है तो उसका निर्माण
बड़ी सारी संगलों से हुआ है। तो हमने कहा कि संरचना और कार्य में एक जैसी कोशिकाओं का जो समूह है वह टिश्यू कहलाता है। अब पौधे के जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक जो उसका जीवन काल है, जानते हैं ना जीवन काल किसे कहते हैं? जन्म से लेके मृत्यु तक का समय जीवन काल कहलाता है। तो जो बेटा उसका जीवन काल है यानी लाइफ साइकिल या लाइफ पीरियड, लाइफ साइकिल मत कहिए, लाइफ पीरियड, उस पीरियड में प्लांट के बॉडी का निर्माण कुल 2 ऊतक करते हैं। एक ऊतक होती है जिसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, यानी विभोज्योतक हिंदी में कहते हैं, और दूसरी जिसे हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं, यानी स्थायी ऊतक। जैसे आप देखो बीज अंकुरित हुआ, तो अंकुरित होगा तो उस समय अंकुरण के बाद जब उससे रेडिकल और प्ल्यूम्यूल निकलेगा, तो बताओ उनमें कोशिकाओं का विभाजन इतनी तेज होना चाहिए कि वो पूरे शरीर का निर्माण कर सके। और आपने देखा होगा कि जब बीज अंकुरित होता है तो एक दिन के बाद दूसरे दिन जाइए तो वो आपको लंबाई में भी बढ़ा हुआ, नई नई पत्तियां, यानी कि 1 डे में इतना परिवर्तन है। 2 डेज जाइए, आप ऑब्जर्वेशन करते रहिए, एक कॉपी बना के ऑब्जर्वेशन करिए कि हमने इस पौधे को बोया तो ये कितना लंबाई में बढ़ा, कितनी पत्तियां निकली। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो इतना आश्चर्यजनक होगा कि आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कितनी फास्ट रेट से हमारा प्लांट ग्रो कर रहा है। अतः इसका अर्थ तो साफ हो गया ना कि ऐसा तभी संभव होगा ना जब ऊतक डिवाइड कर, क्योंकि कोशिका विभाजन के बगैर नई कोशिका का निर्माण मुमकिन नहीं है। आ गई आपको? इसलिए जब का निर्माण है तो उस समय उसके शरीर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहती है, जिसको अभी मैंने हिंदी में कहा विभोज्य ऊतक, यानी ऐसी ऊतक अर्थात ऐसी कोशिकाओं का समूह में बनता है जिनमें विभोज्य ऊतक बार बार विभाजित करने की सामर्थ्य हो, इसलिए इसका नाम ही है विभोज्योतक। यानी विभोज्योतक का क्या मतलब हुआ? विभोज्योतक यानी ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन करने का बार बार क्षमता हो, यानी such type of the tissues which are having a capability to make the division again and again with a rapid speed, यानी तेजी से बार बार विभाजन करने का सामर्थ्य हो, तो वो टिश्यू है विभोज्योतक। अंडरस्टूड? दूसरी क्या है? परमानेंट टिश्यू। तो जब बार बार विभाजित करने से जब अंग बनने लगते हैं तब उनके लिए अब शरीर में वो ऊतक आता है जो उन अंगों को एक लंबे समय तक बना के रखे, उन्हें फंक्शनल में लाए। तो अब उसके लिए अब बार बार विभाजित करने वाली सेल नहीं चाहिए, स्थायी सेल चाहिए जो उसके उस आकार को बना के रखे। तो इसलिए कार्य और क्षमता के आधार पर हम ऊतक को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। अब समझ आ गई आपको? अब सवाल उठता है कि सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर विभाजित करके नई नई सेल बना रही है जिससे पौधे का शरीर कॉन्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो ये कितनी तरह की हो सकती है? तो अब आप देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि जब हम बीज लेते हैं तो एक कि बीज लंबे समय तक जीवित रहता है, क्योंकि अगर बीज मर गया तो अंकुरित होकर नया बॉडी नहीं बनाएगा। तो जब वो बीज था तब उस समय कौन कौन सेल उसके अंदर रही हैं? दूसरा, जब वो बीज
भ्रूणावस्था में चला गया और रेडिकल प्लूमुल बनाने लगा, तो उस समय कौन कौन उसके अंदर टिश्यूज आ गए, और जब वो एक पौधा बन गया अर्थात भ्रूणावस्था के बाद, तो अब उसमें कौन कौन टिश्यूज बनेंगे, क्योंकि सेल टिश्यू तो हमें ऐसा ही चाहिए जो बार बार डिवाइड होती रहे, क्योंकि इनका जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो तब तक रहेगा जब तक पौधा मर नहीं जाता। समझ आ रही है आपको? जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो पौधा देखेंगे आप आकार में विशाल होता चला जाता है। नहीं कहते ये पौधा पहले ऐसा नहीं था, आज देखो इतना विशाल हो गया, इसका मतलब उसमें ग्रोथ कंटिन्यू चल रहा है। तो इस आधार पर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक प्रोमेरिस्टेम जो बीज के समय की व्यवस्था है, एक भ्रूण के समय की व्यवस्था है, उस प्रकार की मेरिस्टेम को अर्थात विभोज्योतक को प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं, और एक जब भ्रूणावस्था के बाद वो है सेकेंडरी मेरिस्टेम। समझ आ गई? तो जब वो भ्रूण के पहले की अवस्था है तो उसके अंदर की जो विभोज्योतक हैं, बार बार विभाजित करने वाली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, उन्हें हम प्रोमेरिस्टेम कहते हैं। और भ्रूणावस्था में जब रहता है तो उस समय की जो टिश्यूज हैं वो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक विभोज्योतक कही जाती हैं, और जब वह भ्रूणावस्था के बाद की जो स्टेज आती है उसमें जो मेरिस्टेम आती है उसे हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। यानी आप देखो तो पहले पौधा बीज अंकुरित होके एक तना बनता है, फिर अब वो तना लंबाई में बढ़ता है, मोटाई में बढ़ता है, फिर एक दिन खूब मोटा तना हो जाता है। वो सब का काम करने वाली कौन है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या हुआ, बात समझ में आ गई आपको? या भी नहीं आ गई? क्लियर हो गया? तो ये बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीजन हो गए। अब चला उधर चलते हैं। अब जो ये परमानेंट टिश्यू आप देख रहे हो, तो परमानेंट टिश्यू क्या करेगा कि जब आपका विकास होगा तो आपके शरीर के अंदर आपको रिजिडिटी चाहिए। जैसे आप ऐसे समझ लो, जब आप माँ बाप ने मिलकर आपको जन्म देने का प्रयत्न किया तो पहले स्पर्म और ओवा, छोटा बड़ा पर्दा, जब वो स्पर्म और ओवा के कंडीशन अभी था, आवाज आ रही थी तुम्हारा, फ्यूजन से सुनाई देगा, तुम्हारा नहीं लगेगा। तो माँ के गर्भ में विकास के काम आए, तो वो प्राइमरी थी। और अब जब माँ के शरीर से आप जन्म ले चुके हो तो अब आपका शरीर रोज ग्रो कर रहा है, आप लंबाई में बढ़ रहे हो, मोटाई में बढ़ रहे हो, वजन में बढ़ रहे हो। ये सब तभी पॉसिबल है ना कि जो आप खा पी रहे हो, ऊर्जा ले रहे हो, उसका आपका बॉडी स्टोर कर रहा है। सही है? वो आपका मांस कन्वर्ट कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है, बॉडी में जो कुछ बन रहा है उसको स्टोर कर रहा है, तब ना वो एनर्जी मास में कन्वर्ट होकर के आपके बॉडी वेट बढ़ा रही है, आपके बॉडी के आर्गन बना रही है, बड़ा कर रही है ना? ऐसे ही पौधे में भी तो है ना। तो पौधा अंकुरित हो गया, अब उसका तना लंबा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, वजन होना चाहिए। पौधा बड़ा हो जाए तो उसको ताने रखने के लिए उसके स्टेम को, उसके अंदर रिजिडिटी होनी चाहिए, उसके अंदर ऐसे टिश्यू होने चाहिए जो उसको मैकेनिकल सपोर्ट दे, ताकि हवा चले, आंधी आए, पानी पावे तो वो गिर ना पड़े। ये सब चाहिए कि नहीं? तो ये जो कार्य करने वाली ऊतक है उसका नाम है परमानेंट टिश्यू। बताइए, बात समझ में आ गई? अब ये ऊतक जो है वो क्या है, यहाँ पर गायब कैसे हो जा रहा है? आप लोग थोड़ा ध्यान दिया करिए, नहीं तो बच्चे जो ऑनलाइन है उनको नहीं दिखाई देगा ना फिर। अच्छा, कंटिन्यू रहेगा? ओके, दैट्स ओके। बोलिए, क्लियर हो गया बेटा? कोई समस्या?
तो ये दैट इज द परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक। अब ये ऊतक बेटा तीन है, एक को बोलते हैं सिंपल टिश्यू यानी कि सरल ऊतक, समझे बेटा। दूसरी है जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और तीसरी है विशिष्ट ऊतक यानी कि स्पेशल टिश्यू। अब ये क्या है बेटा समझो, देखो सरल ऊतक में तीन आते हैं, एक पैरेनकाइमा जिसे आप मृदूतक कहते हो, दूसरी कोलेनकाइमा जिसे स्थूल कोण ऊतक कहते हो, तीसरा स्क्लेरेनकाइमा जिसे हम दृढ़ ऊतक कहते हैं। अब इन दो तीनों में देखो, जो आपकी पैरेनकाइमा है बेटा, अब इसको थोड़ा साइंटिफिकली देखना, क्योंकि ये तुमको, हालांकि मैं डिटेल में जाऊंगा ही, लेकिन अभी भी मैं थोड़ा सा आपको अंतर समझाना चाहूंगा। तो देखो पैरेनकाइमा गोलाकार या अंडाकार कोशिकाएं होती हैं, ये देखो जैसे अभी 12 में एक भैया बना के लाया चित्र, एक दीदी, तो हमने उनको बोला आपका टोटल चित्र गलत है, तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे गलत है, क्योंकि उनके हिसाब से वो सही है, क्योंकि उन्होंने चित्र देखा उसको अपने हिसाब से कॉपी कर लिया। लेकिन वो भैया अगर आज लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो उनको ज्ञान हो जाएगा और आप लोग को भी ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि कौन सेल कैसी होती है। तो देखिए अगर गोलाकार या अंडाकार देख रहे हैं, अगर सेल्स होती हैं और उनके बीच, उनके दो सेल्स के बीच में देखिए स्पेस दिखाई देते हैं, यानी कि इसे बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, तो ऐसी कोशिकाओं का जो समूह है वो पैरेनकाइमेटस सेल कहलाता है, पैरेनकाइमेटस सेल कहलाता है। और अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये सारी सेल लिविंग सेल हैं, यानी जीवित कोशिकाएं हैं। और तीसरा इनकी एडवांटेज है कि इन सेल की जो दीवार देख रहे हैं वो थिन है, पतली है। आप जब कॉपी में बनाते हो तो कैसे भी खींच देते हो, इसीलिए जानकार व्यक्ति समझ रहा है कि आपको नहीं पता है, आपको इस सेल को बनाना है तो इसकी कोशिकाएं पतली होनी चाहिए और इनके भीतर में एक इंटरसेलुलर स्पेस यानी जिसे वैक्यूल कहते हैं, इनके भीतर वैक्यूल्स बड़े होते हैं, राइट। और जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है वो बहुत कम मात्रा में रहता है और इनके बीच में ये सब इंटरसेलुलर स्पेस रहता है। तो ऐसी कोशिकाओं को हम बोलते हैं पैरेनकाइमेटस सेल। और इन सेल का जो सबसे प्रमुख फंक्शन है वो स्टोरिंग करने का है, यानी ये संग्रह करने का काम करती है। रहे हो तो फल फूल में द्रव्यमान संचित होने से ही वो फूल गया है, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में आ चुका कि वो सब ये कोशिकाएं हैं, यानी पैरेनकाइमेटस सेल है। अंडरस्टूड, कंफर्म हो गया? एनी डाउट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट, दैट इज क्लियर कि पैरेनकाइमा क्या होती है? आप चैट में यस नो करिएगा। तो बात समझ में आ गया बेटा? एनी डाउट्स? अब ये है पैरेनकाइमा। बोलो क्या क्या मैंने कहा दिमाग में आ गया? कि जब आप चित्र बनाओ तो ये अंडाकार गोलाकार होनी चाहिए, इनकी बाहरी दीवार जो बनाओ वो पतली रहनी चाहिए, इनके बीच में स्पेस होना चाहिए और भीतर पूरा खाली वैक्यूल्स होना चाहिए। ऐसी ही रचना जब रहेगी तब हम पैरेनकाइमा कहेंगे। और वो सेल लिविंग सेल होती है, सब जीवित कोशिका हैं, समझे बेटा? एवरी सेल्स ऑफ द लिविंग सेल्स, और इनका बस काम है स्टोरिंग करने का, यानी पौधा जो कुछ बनाएगा जब उसको संग्रह करने की बात आएगी तो वो संग्रह इन्हीं में होगा। अब आते हैं बात कोलेनकाइमा में। तो कोलेनकाइमा में और इसमें देखो क्या अंतर है।
कोलेनकाइमा की भी शेल आकार में गोलाकार और अंडाकार ही होती है, लेकिन उसकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है। और जो इसके बीच में ये इंटरसेलुलर स्पेस था जिसमें हवा भरी हुई थी, अब उसमें हवा नहीं भरी हुई है। अब वो एक दूसरे को जोड़ने के लिए इसमें लिग्निन होता है। यानी लिग्निन का मतलब आप ऐसे समझ लो, जैसे दीवार बनानी है तो भट्ठा पर देखना ईटा बनता है और मजदूर लोग अपने रहने के लिए ईटा पे ईटा सरिया करके दीवार खड़ा कर लेते हैं। उसमें वो गारा मसाला नहीं लगाते और ओकरे ऊपर टीना फेंक के चाहे मड़ई डाल के रहने लगते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग जब घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग दो ईटा को जोड़ने के लिए गारा या मसाला दे देते हैं ताकि वो मजबूत हो जाए। अब शायद समझ गए बात को। तो देखो प्रकृति ने क्या किया कि जिन भी शरीर के हिस्से को कोलेनकाइमा से बना रहा है उस सेल का आकार तो देखने में गोलाकार या अंडाकार है, और हम आपको बताना चाहेंगे ये पॉलीगोनियल भी हो सकता है। पॉलीगोनियल माने बहुभुजीय, यानी कि कुछ इस प्रकार भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। देखिए पॉलीगोनियल का मतलब दो से ज्यादा भुजा से हो सकता है। तो इस सेल की विशेषता है कि वह गोलाकार भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है, पॉलीगोनियल हो सकती है, लेकिन जैसी भी हो उसकी सेल वॉल थिक होती है। अभी आप पढ़ के आए थे पेरेन्काइमा में थिन होती है, तो जब आप इन्हें बनाए तो ये मोटी बनाए। दूसरा, इनमें वैक्यूल्स जो है वह पेरेन्काइमा से छोटा होता है। और तीसरी बात कि इन सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस था जिसमें पेरेन्काइमा में हवा भरी हुई थी, अब यहाँ हवा नहीं है, इसमें लिग्निन भरा हुआ है। व्हाट इज दिस? लिग्निन। जैसा मैंने कहा कि जब दीवार को ईंट को जोड़ो और उसके दो ईंट के बीच में मसाला भर दो, गारा भर दो, तो वो दीवार बताओ बिना गारे वाले से मोटी, बिना गारे वाले से बताओ मजबूत होगी ना। तो वैसे ही इनमें लिग्निन भरा रहता है, और लिग्निन भरे रहने से ये सेल्स एक दूसरे से क्लोज पैक हो जाती हैं और मजबूत हो जाती हैं। इसलिए ये स्टोरिंग का काम कम और मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम ज्यादा करती है। समझ आ गया? यानी ये उसको यांत्रिक सहारा देती हैं, जिससे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कोशिका बढ़े और आकार बढ़े, लंबाई मोटाई में बढ़े, तो वह गिर न जाए, वो उसको ताने रखे। समझ आ गई बेटा? तो ये उसको मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं, स्टोरिंग में कम भाग लेती हैं, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट ज्यादा देती हैं। आ गया बात समझ में? इसकी वजह से हमारे तने में रिजिडिटी रहती है, यानी तन्यता का गुण रहता है, दृढ़ता रहती है। देखोगे तना को पकड़ो जल्दी तोड़ो तो नहीं टूटता है, ये टूट जाता है। तो ये रिजिडिटी का गुण बना रहता है, और ये भी लिविंग शेल होती है। लेकिन जो तीसरी बेटा पढ़ रहे हो स्क्लेरेनकाइमा, समझ गए, उसकी विशेषता इन सबसे अलग होती है। मैं उनको दिखाता हूं, ये मिटा दो ना। वेरी गुड, जो बता दिए हैं वो मिटा है। ओके बेटा, अगर आप लोग कुछ छूट गया होगा तो इसमें से देख लेंगे, ये रहेगा ना आपके पास। लेकिन आप लोग अपना छूटे नहीं, क्योंकि आप तो डायरेक्ट सामने हैं। अब जो स्क्लेरेनकाइमा है बेटा, वो पहली बात कि वो सेल लिविंग नहीं होती, यानी ये सेल डेड सेल होती है, ये मरी हुई कोशा होती है, नंबर एक। नंबर दो, ये कोशाएं ज्यादातर पॉलीगोनियल्स हैं, मानी दो से ज्यादा भुजाओं से मिलकर, और प्रायः अगर देखा जाए तो ये हेक्सागोनल होती हैं। ये देखिए चित्र में, ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए 6 भुजा से बना रहा हूं ना,
1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सागोनल होती है। जैसा देखिए मैं बना रहा हूं, आपको भी बनाना सीख लेना चाहिए। ओके। और तीसरी बात कि इनके दो कोशिका के बीच में कोई स्पेस नहीं रहता। और चौथी बात कि इसके अंदर जीव द्रव्य होता ही नहीं, इसीलिए न डेड है। क्योंकि आपने हक्सले और परकिंजे का नाम सुना होगा। सेल थियरी में उसने कहा था, आप कक्षा 9 में पढ़े हैं, कि हक्सले और परकिंजे के अनुसार किसी भी कोशिका का जीव द्रव्य उसके जीवन का भौतिक आधार होता है। प्रोटोप्लाज्म ऑफ एनी सेल इज द फिजिकल बेस ऑफ इट्स लाइफ या देयर लाइफ। अंडरस्टूड? ये आपने कक्षा 9 में ही पढ़ लिया है, अभी भी सुन लिया आपने। तो इसमें जीव द्रव्य ही नहीं है, दैट इज कंप्लीटली ड्राई। क्योंकि अगर जीव द्रव्य होता तो ये जिंदा रहता। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये मर जाती है, और मर जाती है तो आप देखेंगे मुर्दा मर के अकड़ जाता है, नहीं अकड़ता है? हाथ गोड़ मोड़ोगे तो मुड़बे नहीं करेगा। उसी तरह इसके डेड सेल होने की वजह से ये सेल्स जो हैं आपके प्लांट को सबसे ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, और इन्हीं की वजह से ही तना अत्यधिक कठोर हो जाता है। अर्थात यह उसे सिक्योरिटी प्रदान कर देते हैं, सुरक्षा भी दे देते हैं। आगे बात समझ में? तो ये जो सेल्स हैं इन्हें हम स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। बोलिए, क्लियर हो गया? और याद रखिए ये सब कौन थी? सिंपल सेल्स। अब क्लियर हो गया? आइए अब हम आपको कॉम्प्लेक्स में ले जाते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स सेल्स का क्या काम है। पकड़ते हैं। देखिए जो कॉम्प्लेक्स सेल्स है, राइट है, इसका नाम ही है जटिल ऊतक। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको प्लांट में पढ़ाया था कि जितने भी एम्ब्रियोफाइटा के सदस्य हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर थोड़ा सा पीछे वाला दोहरा दे रहा हूं। आपको मैंने जब थ्रियोफ्रेस्टस का वर्गीकरण पौधे का बताया था, तो आपको बताए थे कि प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में बांटा गया है। सब किंगडम थैलोफाइटा, सब किंगडम एम्ब्रियोफाइटा। तो आपको बताए थे कि जो पौधे में जनन के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं होता वो थैलोफाइटा है, और जिसमें भ्रूण का निर्माण होता है वो एम्ब्रियोफाइटा है। अब आपको याद होगा कि एम्ब्रियोफाइटा को फिर हमने दो भाग में बांटा, दो फाइलम में, फाइलम ब्रायोफाइटा और फाइलम टेरिडोफाइटा। तो जो फाइलम ब्रायोफाइटा है, बोलो उसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना। क्यों इसे लाइक लाइक कहा, सीधे रूट या लीफ क्यों नहीं कह दिया? तो मैंने आपको बोला था क्योंकि अभी इनमें कोई भी सेल नहीं बनी है, कंडक्टिंग टिश्यू नहीं आए हैं, यानी संवहनी ऊतक नहीं आए हैं। लेकिन जब मैंने टेरिडोफाइटा की बात करी तो आपको बताया कि टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से इसी तरह भिन्न है क्योंकि उसमें ओरिजिनल रूट है, ओरिजिनल शूट है, ओरिजिनल लीफ है, क्योंकि अब उनका निर्माण सेल से हो रहा है। और तीसरी बात कि उनमें संवहन के लिए अब सिस्टम क्रिएट हो गया है, यानी उनमें कंडक्टिंग टिश्यू आ गए हैं। इसीलिए आपने देखा ब्रायोफाइटा का पौधा मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर तक लंबा था, 2 से 5 सेंटीमीटर, और जबकि टेरिडोफाइटा मिनिमम आधा मीटर और मैक्सिमम 40, 50, 100 फुट तक लंबा हो सकता है, उससे भी बड़ा हो सकता है ना जी? तो इतने बड़े पौधे को ताने रखना, उसको वाटर सप्लाई करना, बोलो बिना मैकेनिकल सपोर्ट और बिना जटिलता के पॉसिबल नहीं है ना?
बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ऐसे पौधों में जिन्हें हम ट्रीज कहते हैं, यानी अब हम उन्हें हॉप्स श्रब्स का नाम नहीं दे रहे हैं, ट्रीज कह रहे हैं, अर्थात टेडोफाइटा के मेंबर हैं, उन सब में जल का संवहन, भोजन का संवहन करने वाली जो ऊतक हैं वो संवहनी ऊतक हैं, और उन ऊतक का निर्माण यानी उनका निर्माण जटिल ऊतक करते हैं। एक को बोलते हैं जाइलम जो जल तंत्र का निर्माण करती है, दूसरे को कहते हैं फ्लोएम जो फूड के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। अब याद रखो कि जल का जो संवहन है, राइट है, जल का जो संवहन है, क्लियर है ना, वह जड़ से, कहां से, जड़ से खनिज लवणों आदि का अवशोषण करके पौधे की पत्ती, पौधे के सारे भागों तक पहुंचाना होता है। और भोजन जानते हो कि पत्ती में बनता है, और पत्ती होती है तने के ऊपर, अतः वहां से भोजन बनने के बाद सभी कोशिकाओं को ऊर्जा पहुंचाने के लिए भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, और ये काम फ्लोएम की टिश्यूज करती है। तो ये दोनों कही जाती हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब जब एक एक करके अभी डिटेल करेंगे, अभी तो परिचय करा रहे हैं, तब आप इनको देखेंगे ये कैसी हैं, कैसी बनी हैं, और कैसी कैसी शेल होगी, तो इनको कब वैस्कुलर बंडल बोलेंगे, कब वैस्कुलर बंडल ओपन कहा जाएगा, कब क्लोज, ये सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। पहले इतनी बात समझ आ रही है आपको, क्योंकि अभी ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब आते हैं तीसरा, विशिष्ट। चला जाए, बताइएगा, इतना में अभी तक कोई दिक्कत है? तो अभी आपने देखा कि पौधे का शरीर बन गया, उसमें जल, पानी, भोजन वितरण हो गया, लेकिन अब आप देखना तो पौधे के अंदर, अब जैसे जैसे पौधे देखो उसमें किसी में दूध निकलता है, किसी की पत्ती तोड़ दो दूध निकलेगा, किसी का तना काट दो जलाओ देखना तेल निकलेगा, नहीं होता है? इसी तरह कभी देखना किसी पौधे का तना काट दो लाशा निकलने लगेगा, गम। बहुत सारे पौधों में देखना दूध में एल्कलाइड्स निकलता है जिसका हम औषधि बनाते हैं, सही है। बहुत से पत्तियां देखना उसमें कलर निकलता है। अरे जैसे मेहंदी है, ले लो भाई, तुम लोग को मेहंदी बड़ा पसंद है, आजकल तो लोग मेहंदी लड़के लोग भी लगा रहे हैं, लगाओ, खूब लगाओ, क्या दिक्कत है। कुछ लोग बालों में लगाते हैं, कुछ लोग हाथ में लगाते हैं, भाई आपका जैसे जीने का मन वैसे जिए। लेकिन आप देखे होंगे कि पत्ती पीस दीजिए, है ना, तो क्या होता है, वह उसको किसी भी जगह लगा दीजिए, तो जब वो सूखती है तो वहां लाल रंग छोड़ देती है। कहते हैं ना, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, अहीना रंग लाती है सूख जाने के बाद। तो भाई आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट लोग हो, सब कुछ जानते हो, तो ये बताओ, सोचो जरा, ये कैसे हो जाता है? तो निकल तो पौधे के ही किसी न किसी भाग से है, या तो तना से निकल रहा है, या तो पत्ती से निकल रहा है, या दूध। तो ये सारी बात तभी संभव है ना जब उसके अंदर कोई ऐसा ऊतक हो जो ऐसा काम करती हो। तो ये सारे काम को जो करती है उसे विशिष्ट ऊतक कहते हैं। अब समझ आ गया, यानी कि स्पेशल टिश्यू कहते हैं। क्या हुआ, समझने में दिक्कत? देखो मैंने जन्म से लेके अब तक यहां तक ले आए हैं तुमको। तो वो जो काम करने वाली ऊतक है वह इस पौधे में दो हैं, एक को कहते हैं लैटिसिफेरस ट्यूबुल और दूसरे को कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। तो देखो बेटा, जो लैटिसिफेरस टिश्यू होती है वो लेटेक्स बनाती है, यानी दूध, गम, है ना, ये सब वो बनाती हैं। और जो तुम्हारी ग्लैंडुलर टिश्यू है
वह शराव देती हैं। ग्लैंड का काम है शराव बनाना, समझ आया? ग्लैंड का क्या काम है? जैसे तुम्हारे मुंह में है लार ग्रंथि, तो रंग छोड़ती है कि लार छोड़ती है? यानी लार एक द्रव है। तो जितने पौधे के अंदर में ग्लैंडुलर सेल हैं वो सिक्रीशन देते हैं, यानी शराव छोड़ते हैं। और जो लैक्टिफेरस जो सेल हैं या टिश्यू हैं वो लैटेक्स बनाते हैं, वो स्राव नहीं, वो दूध जैसा गाढ़ा द्रव बनाते हैं। अब उस आधार पर हम इनको दो प्रकार में बांटते हैं। एक को बोलते हैं लेट्सिफेरस सेल्स, दूसरे को कहते हैं लेट्सिफेरस बेसल। यानी वो कोशिका जो उसका निर्माण कर रही है दूध जैसे प्रोडक्ट का, जैसे अभी बता रहे थे दूध निकलता देखो मदार में, आम में देखना लासा निकलता है, सैजन में देखना लासा निकलता है, नहीं निकलता है। तो बेटा वो लेट्सिफेरस है, और अब वो जो सेल बना रही है वो लेट्सिफेरस सेल है, और जो नलिका के रूप में से स्राव निकल रहा है या निकल रहा है वो कौन है? लैक्टिफेरस बेसल है। और मैंने ग्लैंडुलर सेल में क्या कहा था कि ग्लैंडुलर टिश्यू पौधे के शरीर के अंदर वो हिस्सा होती हैं जो अंदर में रहकर श्राव देती हैं। जैसे देखा होगा लकड़ी जलाओ तो उसमें से तेल निकलने लगेगा, तो वो लेट्सिफेरस नहीं है, वो ग्लैंडुलर सेल है। दिमाग काम कर रहा है? इसी तरह पत्ती है या पौधे का कोई हिस्सा है, जब उसको तुम हीट करते हो, क्रश करते हो, है ना, तब उसमें से वो द्रव निकलता है। और ये वाला द्रव देखना क्रश नहीं करना पड़ता, कहीं कट गया, फट गया, टूट गई पत्ती, चाहे तुम्हारे द्वारा तोड़ दी गई, तब वहां से ये निकलता है। अब आ गया समझ में? तो ये ग्लैंडुलर पोर्शन है जो विशेष है। और अब ये दो तरह की हैं, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। यानी एक है जो शरीर, जो पौधे के शरीर के बाहर निकालती हैं, और एक होती हैं जो अंदर में से निकालती हैं। तो ये है पौधे के शरीर के टिश्यू। दैट्स क्लियर? तो बेटा ये क्लासिफिकेशन का कार्य खत्म हुआ। अब अगला शुरू होने जा रहा है फिजिक्स, इसलिए आप लोग जाइएगा नहीं, फिर से जोड़ते हैं, यहाँ इसको कट करके फिर से लगाते हैं ताकि ये लेक्चर अलग हो जाए।